हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो आपके हर एग्जाम में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर क्या एनडीए के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो काम के रहेंगे। तो बिल्कुल जो है आप लोग इनको कवर करिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो यहां पर पहली लाइन जो है वही बड़ी बेहतरीन है कि तूफान के अंदर जब इंसान किसी जल्दबाजी में रहता है तो वो अपने निर्णय जो है वो करने के अंदर हमेशा कैपेबल नहीं रहता। तो जब भी आपको कोई बेहतरीन निर्णय करना हो, डिसीजन लेना हो, तो अपने आप को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। उस समय आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। भागता हुआ इंसान कभी भी खाना नहीं खा सकता है, उसे उस खाना खाने के लिए रुकना ही पड़ेगा। इसलिए यदि अच्छा डिसीजन लेना है तो फिर आप लोगों को एक शांत दिमाग जो है वो अपने पास में रखना पड़ेगा। और रोने से बिगड़ा मुकद्दर जो है वो कभी भी नहीं बनता है, ये तो लाइन आप लोग समझ ही रहे हैं। तो दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार का यदि आप लोगों ने सामना किया है तो कोई फकीर जो है वो आप नहीं बन गए हैं। अगला चांस आप लोग को मिलेगा। अगली जो हो सकता है कि अगला चांस जो है वो इसीलिए मिल रहा है कि कोई बेहतरीन सफलता आप लोगों को हाथ लगे, और एक जीत से अपने आप को सिकंदर मत समझ बैठना। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई एलडीसी का एग्जाम पास किया हो और अपने आप को जो है वो डीएम समझ बैठे, कलेक्टर समझ बैठे, लेकिन ये गलतफहमी जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना। और भी कई जो है वो मुकाम आप लोगों को हासिल करने हैं। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और अगस्त मंथ के जो भी करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं उनका भी क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, तो उसे भी आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज जो है वही काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के अंदर पहली ड्राइवरलेस ट्रेन जो है उसको अनवेल किया है किसने? जर्मनी ने। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि भारत के द्वारा भी जो दिल्ली मेट्रो है उसमें मैजेंटा लाइन वो भी ड्राइवरलेस थी। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, भारत के अंदर जो ट्रेन है, जो मेट्रो हम लोगों ने अभी उसको टेस्ट किया था, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो पहली बात तो वो है मेट्रो जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है, और इसके साथ ही ये जो है एक पैसेंजर ट्रेन है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। लेकिन भारत के द्वारा जो यहां पर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ड्राइवर तो नहीं था, लेकिन ऑपरेटर जो था वो एक कंट्रोल रूम में बैठकर उसको इलेक्ट्रिकली उसको ऑपरेट कर रहा था मेट्रो ट्रेन को। लेकिन यहां पर क्या है कि ये ड्राइवरलेस है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, सेंसर जो है वो इसमें यूज किए गए हैं। इसीलिए ये विश्व की पहली जो है वो ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो बन चुकी है। जर्मनी, आप लोग इसका कंट्री का नाम याद रखना। अगली न्यूज जो है वो 6G से रिलेटेड है। देखिए, जब भी कोई जी का यूज किया जाता है, 2G है, 3G है, 4G, 5G, 6G, हमेशा जी का मींस यहां पर रहता है जनरेशन। तो जनरेशन जो है वो इस जी का मींस रहता है। इसके साथ में ही इसके लिए पहली क्वांटम कम्युनिकेशन लैब जो है उसकी स्थापना भारत के अंदर की गई है, और इसका टेस्टिंग जो है वो भी चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर किया गया है, और अंबाला के अंदर भी इसकी टेस्टिंग की गई है। तो भारत की ये जो पहली है क्वांटम कम्युनिकेशन लैब जो है इसकी स्थापना भी की जा चुकी है, और भारत जो है वो 6G की तरफ अभी बढ़ रहा है। चलिए अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। G20 समिट जो है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर फोकस था, इसकी रिसेंटली बैठक आयोजित हुई है इटली के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता है कि G20 को हेड कर रहा है अभी इटली, और एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें एड्रेस किया गया, इसमें पार्टिसिपेशन किया गया, और अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी और साथ में ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी भारत के द्वारा कई जो है वो सॉल्यूशंस यहां पर रखे गए थे। तो आप लोग याद रखना कि G20 मीटिंग जो है इसमें अभी जो टॉपिक रहा है वो अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन जो कैंपेन है उसको लेकर रहा है। अगली न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन पामेला जो कि हिट हुआ है कहां पर? मैक्सिको के अंदर। तो मैक्सिको के अंदर पामेला 21 जो है ये एक साइक्लोन हिट हुआ है। देखिए, यहां पर मैक्सिको की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है
इससे इसने हिट किया है मैक्सिको को। और यहां पर साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन है, साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज होते हुए ही फिर इसने यहां पर हिट किया है। देखिए यहां पर साइक्लोन्स की डायरेक्शन हमेशा हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें तो वहां पर वाटर स्ट्रीम्स की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो है क्लॉकवाइज। और साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वाटर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन रहेगी उसके अपोजिट ही जो है वो साइक्लोन की डायरेक्शन रहती है। तो पामेला जो साइक्लोन है इसने मैक्सिको के तट पर क्या किया है, हिट किया है। ये न्यूज ऑफ द डे जो है वो आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। 13 अक्टूबर आज है, तो आज के करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में किस देश के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? इनका संबंध कहां से था? वैसे तो इनका संबंध जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ है, भारत के अंदर जन्म हुआ है। और भारत के अंदर भी जन्म जो हुआ है वो भोपाल के अंदर इनका जन्म हुआ है। कब? 1936 के अंदर। जैसे हम लोग बात करें भारत की, तो भारत के अंदर होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो एटॉमिक के क्षेत्र के अंदर फादर ऑफ एटॉमिक कहे जाते हैं भारत के लिए। वैसे ही पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो हैं फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो हैं उनको फादर ऑफ पाकिस्तानी एटॉमिक बॉम्ब के लिए जाना जाता है। अब ये जो हैं वो स्मगलिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये फेमस किस लिए हुए थे, क्योंकि इन्होंने स्मगलिंग की थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब जो है इनका देहांत हो चुका है। इनका जन्म आप लोग देख सकते हैं भोपाल के अंदर हुआ है, मध्य प्रदेश में। यहां आप लोग देखिए, शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसीलिए ये इमेज जो है वो मैंने यहां पर अटैच कर दिया आप लोगों के लिए। इनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। और 85 की एज में अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। और इनका संबंध देखिए, भोपाल से इनका संबंध है। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये जो नायाब हीरा है ये भारत से ही मिला था। तो भारत जो है, भारत का धन्यवाद देना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, कि एक नायाब हीरा जो है वो हमने पाकिस्तान को दिया है। चलिए, प्रोटेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है इनको। और निशाने पाकिस्तान जो है, ये खिताब भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको दिया जा चुका है। जैसे भारत के अंदर दिलीप कुमार हैं, तो दिलीप कुमार को भी निशाने पाकिस्तान का ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मिल चुका है। चलिए, पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व में 5th मोस्ट नेशन है, किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। और यदि हम लोग बात करें मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट जो है वो आरिफ मोहम्मद हैं। ठीक है, चलिए, होमी जहांगीर बाबा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हैं उनके फादर कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। और इनका जन्म जो है वो 1909 के अंदर हुआ था। 24 जनवरी 1966 को इनका देहांत हुआ था। ठीक है, ये 1966 वही वर्ष है जिस समय पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ था 1966 के अंदर। ठीक है, इसके साथ में ही अवार्ड मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला है। और इन्होंने जो रिटर्न वर्क किया है होमी जहांगीर भाभा 1985 जो है, मतलब इनकी एक बुक जो है वो इन्हीं के नाम पर भी लिखी जा चुकी है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इनको कहा जाता है। यहां पर कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ इन्वेंशन जो है वो जाने जाते हैं। जैसे भारत में हम लोग बात करें, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के लिए जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये इनका पूरा नाम है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। मैंने ये जो टिक लगा रखे हैं, एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्वेंटली इनको पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज आप लोगों को इनको नोट कर लेना है डायरी के अंदर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछा गया था एनटीपीसी के। फादर ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेक जेफरी जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो हैं वो माने जाते हैं। फादर ऑफ कॉमिक बुक, आप लोगों को पता होगा कि स्टैनली, इनके कई हिस्ट्री टीवी 18 के ऊपर कई सारे इनके एपिसोड्स आते थे। रिसेंटली इनका देहांत भी हुआ था। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉमिक बुक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एरिस्टोफेन्स जो है ये इनका नाम है। फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग को पता होगा एरिस्टोटल है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कई कंसेप्ट जो हैं वो आप लोग को यहां से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। फादर ऑफ इवोल्यूशन यानी कि हम लोग कहें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव होते हैं, तो चार्ल्स डार्विन जो हैं उन्होंने इस बात को क्या किया था? क्लैरिफाई किया था। इसके साथ में फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो किनको कहा जाता है? बर्नार्ड को कहा जाता है। फादर ऑफ सिनेमा दादा साहब फाल्के, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इनके नाम पर जो है वो भारत का हाईएस्ट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार भी है। फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडलीफ जो हैं वो इसके फादर हैं। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, इसके फादर जो है वो किसको कहा जाता है? जनक किसको कहा जाता है? मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसके जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फादर ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन जो है इनको कहा जाता है। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टाइलर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये तो आप लोग को पता होगा, इरोस्थेनस जो है इनको कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये भी जो है रदरफोर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ एक और देख लीजिए। फादर ऑफ जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड इन्होंने कई आविष्कार किए थे। इनका नाम है फ्रेंच एंडरसन जो है। इसके बाद देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। जॉर्ज बूले जो है, एलन ट्यूरिंग, इन दोनों को कहा जाता है। फादर ऑफ एविएशन जॉर्ज केले, यहां पर देख लीजिए आप लोग, से ले ये जो नाम है थोड़ा सा प्रोनाउंस आप लोग देख लीजिएगा। फादर ऑफ रेलवे जो है वो कहा जाता है जॉर्ज स्टीफंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के लिए कहा जाता है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए कहा जाता है इनको। फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, तो हीमैन जो है ये इनका नाम है। फादर ऑफ हिस्ट्री ये आपको पता है एरिस्टोटल है। इसके बाद में फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन मतलब समुद्री क्षेत्र के अंदर जो नए प्रोडक्ट या फिर समुद्री जीव जो हैं उनका कैसे उत्पाद बढ़ाया जाए, हीरालाल चौधरी जो हैं वो कहे जाते हैं ब्लू रिवोल्यूशन के लिए। फिर देखिए, होमी जहांगीर बाबा की हम लोग बात कर ही चुके हैं। भारत के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। फिर देखिए आप लोग, ह्यूगो डी वेरीज इनका नाम है। फादर ऑफ एटम बॉम्ब, ठीक है, जे रॉबर्ट जो हैं ये इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली आपको पता होगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो एक दिन के लिए बनाई गई थी, अदिति माहेश्वरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से इनका संबंध है और इनकी उम्र जो है वो महज 20 साल है। इन्होंने रिसेंटली एक कंपटीशन जीता था और उसी के तहत जो है इनको ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, लेकिन केवल एक दिन के लिए। 20 साल जो है ये इनकी एज है और अभी ये फिजिक्स के अंदर क्या कर रही हैं? ग्रेजुएशन कर रही हैं फ्रॉम मिरिंडा हाउस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था और उस समय एक कंपटीशन जो था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इन्होंने जो था वो कंपटीशन जीत लिया था जिसका नाम था पैन इंडिया कंपटीशन और इसी के लिए इनको हाई कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो अदिति इज द 5th विनर ऑफ दिस कंपटीशन, तो 5वें स्थान पर ये रही हैं। लेकिन इनके टैलेंट को देखते हुए इनको क्या किया गया है? हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। वैसे ही एक नाम की बात हम लोग और करना चाहेंगे, सृष्टि गोस्वामी। आप लोग को पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक दिन की सीएम बनी थी सृष्टि गोस्वामी, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उड़ान स्कीम के तहत भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो यहां पर कई टर्म जो हैं वो हमारे समझने की है। जैसे ग्रीनफील्ड की हम लोग बात करें, इसको हम लोग समझेंगे। सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि उड़ान स्कीम, उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। मतलब भारत के अंदर जो एविएशन सेक्टर है उसमें रेंट या फिर हम लोग बात करें कि जो भी चार्जेस लिए जाते हैं उसको इतना कम किया जाए कि एक आम नागरिक के लिए वो अफोर्डेबल हो सके। इसीलिए उड़ान स्कीम जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था और सिंधु दुर्ग से लेकर मुंबई तक ये जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
ये इसमें प्रोवाइड कराएगा और इसके साथ में ही ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बात करें यदि हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, तो मान लीजिए कि एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल खाली है लेकिन अनडेवलप्ड है, और उसे ही यदि किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाई जाती है और वहां पर कोई एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसके साथ में ही वहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि एनवायरमेंटल जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर कोई भी समझौता जो है वो ना किया जाए। तो अनडेवलप्ड कोई लैंड है या फिर ग्रीन फील्ड लैंड जो है एमपीटी है, खाली है, उसको यदि एयरपोर्ट के यूज में लिया जाता है, डेवलप्ड उसे किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है विथ प्लानिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। लेकिन एक टर्म और है जिसको हम लोग ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो ब्राउन फील्ड के अंदर पहले उसे डेवलप किया गया था लेकिन करंटली के अंदर वो यूज नहीं आ रही है, तो विथ पोटेंशियल उसको वापस से डेवलप किया जाता है, जो पहले से निर्मित था तो उसको ब्राउन फील्ड के अंदर काउंट किया जाता है। महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है मुंबई। उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के सीएम है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, दीपांकर दत्ता जो है वो चीफ जस्टिस हैं। स्टेट एनिमल है स्क्रॉल, और यहाँ पर स्टेट बर्ड आप लोग देख सकते हैं पिजन है, स्टेट ट्री जो है वो मैंगो है। 6 इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं, गोवा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। चलिए, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे होमी जहांगीर भाभा की, तो ये जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो कहां पर स्थित है, मुंबई के अंदर ही ये स्थित है। कई सारे बैंक जो है उनके हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। टॉप 5 एयरपोर्ट्स को हम लोग देखें, जैसे कालीकट जो है वो कहां पर स्थित है, कोझिकोड केरला के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। बीजू पटनायक नाम से ही पता चल रहा है भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंदौर के अंदर स्थित है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए, अगली न्यूज जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि भारत को गर्व कराने के लिए काफी है कि भारत ने चाइना की एक कंपनी है आरईसी सोलर, इसकी क्या कर ली है, पूरे के पूरे यहां पर 100% शेयर जो हैं वो खरीद लिए हैं। और किसके द्वारा, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के द्वारा ये 100% हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली गई है। ठीक है, कितने में डील हुई है, $771 मिलियन के अंदर जो है वो ये 100% स्टेक यहां पर खरीद लिए गए हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहां है, मुंबई के अंदर है। फाउंड किया गया था इसको कब, 2021 के अंदर ही। और पेरेंटल किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो है वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स की नोबेल से है। किसको इकोनॉमिक्स 2021 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया है, तो 3 साइंटिस्ट यहां पर हैं, डेविड कार्ड हैं, जोसुआ डी एनरिस्ट हैं और इसके साथ में गुडियो इम्बेंस हैं। तीनों जो हैं यहां पर करेक्ट आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर क्या काम किए हैं, क्यों दिया गया है इनको। तो इनको जो दिया गया है वो दिया गया है इनके वर्क, किसके लिए, जो इन्होंने नेचर के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, या हम लोग कहें कि जो लेबर मार्केट है इसके अंदर अलग से कोई व्यू जो है इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है कि कैसे जो है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। इसीलिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। किस देश से संबंध रखते हैं, डेविड जो है वो यूएसए से हैं, मतलब तीनों जो हैं वो कहां से संबंध रखते हैं, यूएसए से संबंध रखते हैं। लेकिन 1901 से ये नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं और इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन काम करता है वो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके लिए, जो कि स्वीडन के अंदर स्थित है। चलिए, हम लोग फिजिक्स के नोबेल की बात करें तो यहां पर आप लोग तीनों नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके साथ में केमिस्ट्री के अंदर जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो बेंजामिन को दिए गए हैं, बेंजामिन लिस्ट को, और डेविड मैकलिन को। जर्मनी से इनका संबंध है और यूएसए से डेविड मैकलिन संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड माई पोर्ट ऐप। तो माई पोर्ट, यहां पर पोर्ट जो है ये एक वर्ड जो है इस चीज को क्लेरिफाई कर रहा है। तो किसके द्वारा जो है वो इसको इनोग्रेट किया गया है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो हैं इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसकी फंक्शंस हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पोर्ट पर जो भी गतिविधियां हैं वहां पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यदि केवल एक ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएं, इसीलिए माई पोर्ट ऐप जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया है। तो भारत के अंदर अभी 111 जो हैं वो वाटरवेज हैं। शुरुआत के अंदर 6 ही थे, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर
टोटल 111 वाटरवेज जो हैं वो क्या किए गए हैं, इनॉग्रेट किए गए हैं। सबसे बड़ा जो वाटरवे है, नेशनल वाटरवे, वो कौन सा है? वो वन है जो कि वाराणसी से कोलकाता तक जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या प्रमोट किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे इंक्रीज होगी और पोर्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से इसकी जानकारी जो है वो पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऐप का उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो भी पोर्ट का यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। जो भी डेटाज हैं वो डिजिटल रूप में इस माई पोर्ट ऐप के थ्रू यहां पर पहुंचाए जा सकते हैं। हम लोग टॉप 5 ऐप की बात करें तो अर्थक्वेक अलर्ट जो है वो उत्तराखंड के अंदर लॉन्च की गई थी। ई नगर मोबाइल ऐप जो है वो गुजरात के अंदर, प्रूफ ऐप जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके साथ में ही प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो एलआईसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है। रिसेंटली आपको पता होगा कि 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। आप लोगों से यहां पर एक थीम जो है वो पूछी गई है कि थीम क्या है। तो ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन। मतलब डिजिटली कैसे एम्पावर्ड करना है जनरेशन को, इसीलिए ये थीम जो है वो रखी गई है। और खास तौर से गर्ल जो हैं, गर्ल चाइल्ड, उनको कैसे डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना है, एम्पावर करना है। तो यहां पर आप लोग थीम देख सकते हैं, डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन। और इसको सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है? 2012 से। हर साल जो है वो 11 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस साल जो है वो इसका उद्देश्य क्या रहा है? जैसे एजुकेशन की हम लोग बात करें, न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें, बाल विवाह की कल हम लोगों ने एक रिपोर्ट की बात की थी कि साउथ एशिया जो है उसमें हर दिन जो है लगभग 6 जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी मौत हो जाती है। कल हमने बात भी की थी इसके साथ में ही। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली यहां पर आप लोग देख सकते हैं अबोल हसन बनी सद्र जो हैं उनका निधन हुआ है 88 की एज के अंदर। और ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये जो है वो पहले ईरान के राष्ट्रपति थे। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आफ्टर 1979 रिवोल्यूशन जो है ये ईरान के पहले प्रेसिडेंट बने थे और अब जो है 88 की एज में इनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। तो यहां पर मालाबार जो युद्ध अभ्यास है इसमें भारत के अलावा कौन से देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए मालाबार ये जो युद्ध अभ्यास है ये 4 कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसके साथ में चाइना जो है वो इन कंट्रीज के ग्रुप को क्या कहता है? वो कहता है एशियन नाटो। ठीक है, तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो रिसेंटली अभी चल रही है 12 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 बे ऑफ बंगाल के अंदर ये कंडक्ट करवाई जा रही है। और ये एक मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है। यहां पर देखिए कि पहली बार जो है द फर्स्ट फेज ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द फिलीपींस सी फ्रॉम अगस्त 26 टू अगस्त 29। तो पहली बार फिलीपीन सागर के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था। पर्पस क्या होगा? पर्पस यही होगा कि इन चारों देशों के अंदर जो नेवल जितनी भी डिफेंसेस हैं इसकी पावर जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो पहली बार जो है वो इंडिया और यूएस के द्वारा ही 1992 के अंदर इसको शुरू किया गया था और ये एक एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। चलिए ये आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 यहां पर मालगाड़ियों के बारे में बात की जा रही है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करेंगी। और यहां पर 2 जो है यानी कि ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 कौन कौन सी यहां पर मालगाड़ियां हैं? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो है त्रिशूल और एक है गरुड़ा। दोनों जो हैं वो लंबी दूरी की मालगाड़ियां हैं। यदि आपको पैसेंजर ट्रेन के लिए बोले तो फिर विवेक एक्सप्रेस जो है वो भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है। त्रिशूल के बारे में देखिए, फर्स्ट लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। तो त्रिशूल जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे, और जबकि गरुड़ा जो है वो भी साउथ सेंट्रल रेलवे से ही रिलेट करती है। तो यहां पर ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं। इसके साथ में कहां से कहां तक ये जो है वो मूव करती हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कोंडापल्ली स्टेशन ऑफ विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा के अंदर स्थित है ये
और इसके साथ में खुर्द जो डिवीजन है ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसके बीच में त्रिशूल ये जो ट्रेन है ये मूव करती है। इसके साथ में ही साउथ सेंट्रल रेलवे से रिलेट करती है कौन सी, गरुड़ा, जो कि कहां पर, रायचूर ऑफ गुंटकाल डिवीजन टू मंगुरु ऑफ सिकंदराबाद डिवीजन। तो यहां पर आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि त्रिशूल और गरुड़ा दो जो हैं वो यहां पर मालगाड़ियां जो हैं इनको क्या किया गया है, शुरू किया गया है, जो कि सबसे लंबी है। लेकिन यहां पर साउथ सेंट्रल रेलवे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। चलिए अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। राम सुभाग सिंह जो है वो रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं कहां के, हिमाचल प्रदेश के। 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो सुभाष सरकार जो है इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से जो है वो अध्यक्ष कौन बन चुकी हैं, रेखा शर्मा जो है वो वापस अध्यक्ष बन चुकी हैं। याद रखना महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1992 के अंदर की गई थी। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है, तो वो है आईआईटी मद्रास। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो वो है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए कि पीएम दक्ष और इसके साथ में पीएम दक्ष पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये पूछा गया है कि ये लॉन्च कब किया गया था, तो 7 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एक सिंगल डोज जो है कोविड 19 के लिए वो कौन सी है जिसको भारत के अंदर इमरजेंसी यूज की अप्रूवल दी गई थी, तो ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर है, तो जॉनसन एंड जॉनसन को अप्रूवल दी गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत अब कितने औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी गई है, तो टोटल 11 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इनको मंजूरी दी गई है। अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए एक गठबंधन जो है इसका नया सदस्य देश कौन सा बना है, सी आंसर करेक्ट होगा, बांग्लादेश जो है वो इसका नया सदस्य देश बना है। चलिए 12 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली कन्याकुमारी लोंग को जीआई टैग दिया गया है, यहाँ किससे संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसके अंदर आप लोग तमिलनाडु जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो तमिलनाडु आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो कौन बने हैं, वो है राजेश बिंदल। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किन को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यहाँ पर बी गोपाल जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 90। कौन सी स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉइड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगी, तो वो कौन सी है, नासा है। अर्थशास्त्री गांधी ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जरित्रा राव जो हैं इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने मिलकर पूर्वी लद्दाख में 6250 मीटर ऊंचे एक पर्वत का अननोन जो है, इस अननोन माउंटेन पीक जो है इसका नाम क्या रखा है, तो नॉरबू वांगडू पीक जो है इसका नाम रखा गया है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो किसको दिया है, तो जी सतीश रेड्डी जो हैं डीआरडीओ के हेड हैं इनको दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है वो क्या बताई है, तो 4% जो है वो रेपो रेट बताई गई है। हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लोगों का अनावरण किया है, तो वो कौन सा है, जर्मनी है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। केरल के अंदर जो है वो रिसेंटली इसको शुरू किया गया है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है, मैंने पहले ही जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला स्टेट बना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको जारी किया गया है। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, और क्विज को आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।